नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में एक महत्वपूर्ण यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पर अक्सर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं मल्टीपल वेरियस एग्जामिनेशन में भी, और इन सारे कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से इसकी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो में मैं उपलब्ध हुआ हूं। इससे पूर्व मैंने भारतीय संविधान की बिगनिंग पर चर्चा किया था कि भारतीय संविधान की बिगनिंग कैसे होती है, भारतीय संविधान का प्रारंभ कैसे हुआ, और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत को समझते हुए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और इसके सशब्द व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। भारतीय संविधान, जो कि भारत के संविधान की आत्मा कही जाती है। संविधान का मतलब होता है सुव्यवस्थित, सुनिश्चित विधान, सुनिधान, यानी कहा जाए सही उचित विधान। तो किसी भी देश को चलाए रखने के लिए, गतिमान बनाए रखने के लिए उसके अंतर्गत एक विधान होता है। विधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि अगर यह देश आगे, देश के कर्णधार बदलेंगे तो हो सकता है उनके विचारों में बदलाव आए, क्योंकि जिस वक्त उसमें एक नियमन बनाया जा रहा है उस समय उसमें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग हों, लेकिन कालांतर में हो सकता है ऐसे लोग भी शासन के बागडोर को संभाल लें जिनमें देशभक्ति की भावना ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए जिससे देश और देश के नागरिकों को खतरा उत्पन्न हो सके। इसलिए एक देश निर्माण होने से पूर्व, निर्माण होते वक्त कुछ विधानों को लेकर अपने सिद्धांतों को निरूपित करता है, जिसके आधार पर वह कार्य करेगा, जिसके अनुसार वह चलेगा। तो अपनी गतिशीलता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से एक संविधान बनाया जाता है। तो कोई भी देश एक संविधान निर्मित करता है। संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर सन 1949 में, लेकिन इसे लागू करा गया 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने गणतंत्र का निर्माण कर लिया। हमारा गणतंत्र बनकर हमारे सामने आ गया। अब इस गणतंत्र पे अपने देश को चलाने की बात, और हमने इस कर्मठता के साथ इन सिद्धांतों को जो देश के इस गणतंत्र के संविधान में कहा गया था, हमने मानना शुरू कर दिया। और इसके तहत एक प्रस्तावना निर्मित की गई जो कि संविधान के पहले पृष्ठ में निर्मित कर दिया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है। और वो प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें 85 शब्द रखे गए। मूल प्रस्ताव संविधान में 85 शब्द रखे गए, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन से 3 शब्द? पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ पावर हो गई 88 शब्दों के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि भारत कैसा होगा, भारत के नागरिक कैसे हैं, भारत की सरकार कैसे कार्य करेगी, भारत की सरकार में भारत के नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, और भारत के सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। और इस प्रकार से किसी देश की मौलिक संरचना का निर्माण इस संविधान के अनुसार किया गया। इस संविधान में 88 शब्द वर्णित कर दिए गए, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन होते ही यह बात सुनिश्चित कर दिया गया कि अब इस संविधान की प्रस्तावना में जो 88 शब्द हैं, इनमें छेड़छाड़ नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार ये स्थिर हो गए, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगा? होगा, संविधान में अमेंडमेंट जरूर होगा। अमेंडमेंट करना एक वास्तविकता होगी, क्योंकि समय व स्थान के अनुसार बदलाव होना चाहिए, और इसलिए संविधान में अमेंडमेंट होगा। परंतु अमेंडमेंट ऐसा ना हो जाए कि मूल संरचना को चोट कर दिया जाए, अर्थात मूल संरचना यानी मूल तत्वों को हिला दिया जाए। भारत का संविधान में जो बातें हैं वो स्थिर रहेंगी, हमेशा रहेंगी, इन्हें अपनाया जाता रहेगा, इनमें चेंजेस जल्दी नहीं किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से भारत का एक संविधान निर्मित कर दिया जा रहा है, और इस संविधान की प्रस्तावना के तहत इनमें चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, हम संविधान की प्रस्तावना के अलावा संविधान में बदलाव करेंगे, लेकिन मूल
आत्मा में छेड़छाड़ नहीं होगा। यानी अगर कह दिया कि भारत एक लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो अब लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र कभी नहीं हो सकता। इवन 3 शब्द जो जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे कानून लाए जाएंगे जिससे बदलाव होगा, परंतु ऐसा कानून ऐसा ना हो जाए जो इन शब्दों को, जो संविधान के 88 शब्द हैं, उनको चोट पहुंचाते हुए या उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए बनाए जाएंगे। ऐसे संविधान के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वो निरस्त कर देगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को सबसे शक्तिशाली बना दिया गया और भारत के संविधान को एक प्रकार से, भारत के संविधान को यहाँ पर भारत में संविधान का शासन, लॉ का शासन नियुक्त कर दिया गया। भारत में नियमन का शासन होगा, भारत में जो शासन चलेगा वो लॉ यानी कानून का शासन बनेगा, संविधान का शासन होगा। भारत में संविधान श्रेष्ठ कर दिया गया और उसका संरक्षकता सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। क्या कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? 88 शब्द क्या हैं, तो उनकी मैं यहाँ पे वर्णन करूंगा। 88 शब्दों में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सामाजिक समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। और इस प्रकार से संविधान के ये 88 शब्दों में भारत की पूरी संरचना, भारत की पूरी आत्मा व्यक्त हो जाती है, भारत की पूरी अवधारणा क्लियर कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की इस व्याख्या में मैं आपके साथ एक एक शब्दों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। क्या कहा गया इनमें और क्या इनमें मूल तत्व रखे गए हैं भारत के संविधान में। सबसे पहले कहा गया, हम भारत के लोग। कौन बना रहा है इस संविधान को, किसको अर्पित किया जा रहा है, किसको सम्मिलित किया जा रहा है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द जोड़ा गया सोवेरियन, सोवेरियन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण रूप से संप्रभु हैं। सोवेरियन का मतलब होता है सक्षम, सभी तरीके से हम सक्षम हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं। हम अपने फैसले लेने में, अपने पॉलिसीज बनाने में, अपने लिए सभी डिसीजन लेने में सक्षम हैं। हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम सोवेरियन हैं, संप्रभु हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। और अगला वर्ड जो 1946 में 42वें संविधान में जोड़ा गया वो था समाजवादी, यानी समाजवादी, सोशलिस्ट। हम यहाँ पे कैसी विचारधारा के लोग हैं या कैसी विचारधारा का शासन है? तो समाज का शासन है, सामाजिक विचारधारा, सबका समाज के हित के दृष्टिकोण से किया जाएगा न्याय, समाज के हित के दृष्टिकोण से किया जाएगा संचालन। कानून या सरकार जो भी कार्य करेगी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, ना कि किसी व्यक्ति के हित, व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाएगा। अगला शब्द जो जोड़ा गया वो था पंथ निरपेक्ष। ध्यान समझिएगा, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेकुलरिज्म जिसका मतलब। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर भी होता है। सबसे पहली बात, हम जब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्म को अब यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा रुकना चाहूंगा, तब इसको करूंगा। सबसे पहली बात, पंथनिरपेक्ष को बगल करके हम पहले धर्मनिरपेक्ष की चर्चा कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो निरपेक्ष ना अपनाने की बात और धर्म यानी धर्म को ना अपनाना। अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो वैश्विक या पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार पाश्चात्य संदर्भ में धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य होता है किसी धर्म को ना मानना, नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन। जबकि भारतीय संदर्भ में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। भारतीय संदर्भ में, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष का मतलब दूसरा हो जाता है।
भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है सभी धर्म को समानता से दृष्टि से देखना। इसमें अगर देखें तो धर्म को आश्रय दिया गया, और जबकि पाश्चात्य संस्कृति में देखें तो धर्म को आश्रय नहीं दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से धर्म को आश्रय दिया जा रहा है, धर्म को आश्रय नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय संदर्भ में धर्म को स्वीकारा गया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य संदर्भ में धर्म को स्वीकारने पर नहीं बल दिया गया, धर्म को अस्वीकारने पे बल दिया गया। धर्म को अस्वीकारा गया है और यहाँ धर्म को स्वीकारा गया है। धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ भारतीय संविधान के अनुसार बनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष भी वर्ड ऐड किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के अंतर्गत आने वाले जो शाखाएं हैं, जिन्हें हम पंथ कहते हैं, सेक्ट्स, SECTS, सेक्ट्स की बात करते हैं, वो सेक्ट्स को भी हम नहीं झुकेंगे। किसी भी एक सेक्ट की ओर हमारा झुकाव नहीं होगा। सभी सेक्ट हमारे लिए बराबर होंगे, सभी पंथ हमारे लिए बराबर होंगे। जैसे शैव और सुन्नी, शिया और सुन्नी ये दो सेक्ट हैं जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म में पाया जाता है। इस्लाम धर्म में ये शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं। तो हमने कहा कि हम तो सेक्ट के ही तरफ नहीं झुकेंगे, तो फिर धर्म की ओर झुकाव का प्रश्न नहीं उठता है। इसी तरह हिंदुओं में शैव व वैष्णव दो सेक्ट हो गए, दो पंथ हो गए। हम किसी भी पंथ की ओर नहीं झुक रहे हैं। जब हम पंथ की ओर ही नहीं झुकेंगे तो हम धर्म की ओर कैसे झुक सकते हैं? अब ऐसा क्यों पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? देखिए, इसके पीछे बड़ा सोच है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि हम ये तो कह रहे हो कि भारत में किसी धर्म को नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं हम कल किसी पंथ की ओर झुक गए। हम धर्म को ना मानना मानते हैं लेकिन पंथ को मानने लगे, तो ये ना हो कि हम पंथ की बात मान रहे हैं, हम धर्म को भी नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार से हम धर्म निरपेक्ष की बात यहाँ पर कहते हैं। धर्म को किसी भी धर्म की ओर ना झुकना, पंथ निरपेक्ष किसी भी पंथ की ओर ही ना झुकने को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इसके आगे जो अगला वर्ड कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद कहा गया है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र कैसा तंत्र होगा? कोई राजतंत्र नहीं होगा। इस देश में जो शासन चलेगा वो कैसा चलेगा? लोकतंत्रात्मक शासन होगा, लोगों का तंत्र चलेगा। किसी सरकार विशेष का कोई तंत्र नहीं होगा, लोगों का तंत्र चलेगा, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र होगा। जो लोग कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर जनता का शासन होगा, लोगों का शासन होगा, लोग ही यहाँ पर शासन के हेड होंगे और इस प्रकार से जनता यहां पे संचालन करेगी, जनता का शासन चलेगा। अब लोकतंत्र व्याख्यायित हो गया, यानी कभी भी यहां शासन राजतंत्र नहीं हो सकता। कल कोई भी गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे कि हम यहां राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, एरिस्टोक्रेसी लाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, कम्युनिस्ट सरकार होनी चाहिए, ऐसा यहां नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में लिख दिया लोकतंत्र होगा। फिर कहा गया गणराज्य। गणराज्य क्यों वर्ड प्रयोग किया गया? क्यों रिपब्लिक वर्ड प्रयोग किया गया? गणराज्य इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि भारत गणों से मिलकर बना है। गण यानी छोटे छोटे राजा, रियासतों से जुड़ के बना है। अतः इन सभी रियासत, सभी राज्यों, सभी संस्कृति का पूरा संरक्षण किया जाएगा। गणों का राज्य इसे कहा गया है। अब आगे कहा गया कि हम न्याय देंगे। भारतीय संविधान में कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होगा। सोशल न्याय होगा, इकोनॉमिक न्याय होगा, पॉलिटिकल न्याय होगा, यानी समाज में सभी बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होगा। ऑल आर इक्वलेंट, एवरीबडी इज इक्वल, सभी बराबर होंगे। न्याय की बात करते हैं और सभी बराबर होंगे, ऑल पीपल्स आर इक्वल, ये कह दिया गया। सोशल जस्टिस होगा, यानी चाहे अंबानी हो चाहे रिक्शा वाला हो, सब बराबर होंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। सरकार और देश की नजर में ऑल आर इक्वल। दूसरी बात कहा गया इकोनॉमिकली न्याय होगा, यानी सभी को बराबर से वितरण होगा। किसी भी व्यक्ति या वर्ग को विशेष सुविधा, विशेष के दृष्टिकोण से नहीं विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, सबको बराबर रखा जाएगा। यानी हमारी जो मूल आत्मा है वो ये कहती है एवरीबडी इज इक्वल ऑन इकोनॉमिक बेसिस। तीसरी बात जो कहा गया न्याय के संदर्भ में, और राजनीतिक न्याय यानी राजनीति,
यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई भी राजतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र होगा और सबके लिए बराबर व्यवस्था की जाएगी। तो तीनों प्रकार की इक्वलिटी देखी जाएगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखने को मिलेगा। फिर कहा गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम यहाँ फ्रीडम देते हैं। कैसी फ्रीडम देते हैं? कई प्रकार के फ्रीडम है। पहला फ्रीडम है विचार की फ्रीडम। आप जो चाहे वो सोच सकते हैं, जैसा कि ब्रिटिश प्रशासन में जो आप चाहें वो आप सोच नहीं सकते थे, उसे व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपके लिए सोचने की फ्रीडम है। आप जो चाहे वो सोचें और अभिव्यक्त करें, विचार अभिव्यक्त एक्सप्रेस करिए, जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जिससे देश को खतरा हो। देश को खतरे वाले एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, जिस देश की एकता, भ्रातृत्व को खतरा ना हो। इस दृष्टिकोण से आप अपने एक्सप्रेशंस मत रखें। आप अपने एक्सप्रेशंस रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, जिससे देश में यूनिटी हो और भ्रातृत्व की भावना बढ़े। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशंस नहीं रख सकते जिसमें देश में फ्रैगनेटी हो, देश बंटवारा में आए, देश को चोट पहुंचे। इसलिए विचार, अभिव्यक्ति और अगली बात कही गई विश्वास। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई, 5 प्रकार के, इसमें कहा गया विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू बिलीव। आप किसी पर भी बिलीव कर सकते हैं। आप किसी जड़ में, चेतन में, पत्थर में, किसी भी तत्व में बिलीव कर सकते हैं। आपके बिलीव पर कोई रोक नहीं होगा। आप जिसको चाहो उसको बिलीव करो। आप अल्लाह में विश्वास कर सकते हैं, आप राम में विश्वास कर सकते हैं, वाहिगुरु देव में विश्वास कर सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं। कोई भी विश्वास के दृष्टिकोण से किसी पर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। एक मुस्लिम हिंदू बन सकता है, एक हिंदू मुस्लिम बन सकता है, एक क्रिश्चियन बन सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और किसी की भी उपासना कर सकता है। कैन प्रीच टू एनीबॉडी। किसी भी व्यक्ति की पूजा की जा सकती है, साईं की पूजा की जा सकती है, पत्थर की पूजा की जा सकती है, गाय की पूजा की जा सकती है, सबकी वर्शिपिंग हो सकती है। आप यहां पर सबको सभी प्रकार से छूट होगी। फ्रीडम टू लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू बिलीफ, फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप, हर प्रकार से आपको लिबर्टी दी जाती है। आगे कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहां पर समता, समानता होगी 2 प्रकार की। सभी की प्रतिष्ठा की समानता होगी। समानता यानी सभी यहां बराबर होंगे, चाहे यहां पर एक रिक्शा वाला है और एक बड़ा अंबानी बिजनेसमैन, अडानी, ये सभी इक्वलेंट होंगे, सबको बराबर माना जाएगा। और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होगी। अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी यानी सभी को अवसर की समानता होगी। कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ध्यान में आए, रिजर्वेशन नहीं होगा, किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पर पॉइंट रखिएगा 16(4) और कुछ आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन करूंगा। संविधान की मूल आत्मा ये कहती है कि कोई आरक्षण नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सभी को अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है। और जो अपवाद वाले तत्व हैं उन पर मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, अलग से उसको एक्सप्लेन करूंगा। आरक्षण पे एक अलग पूरा मुद्दा समझाऊंगा। लेकिन अभी की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि यहां पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है। आगे कहा गया कि प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब बंधुता बढ़ाने के लिए क्या सी व्यक्ति की गरिमा, सबसे पहली बात कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा यानी ऐसा शासन होगा जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबकी इंडिविजुअलिटी, सभी व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको सम्मान दिया जाएगा। सबकी यहाँ पर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की गरिमा है और उसकी इंडिविजुअलिटी को महत्व दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कन्विक्शन होता है कि उस पर कोई चार्ज लगता है, तो जब तक उस पर चार्ज पूरा क्लियर नहीं होता तब तक उसकी डिग्निटी बनी हुई मानी जाएगी। आरोप साबित होने भी आरोपित होगा, उससे पूर्व वो अपराधी नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ डिग्निटी सबको माना जाता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसे क्रियाकलाप किए जाएंगे, ऐसा वैचारिका होगी, ऐसी वैचारिका होगी, ऐसा व्यवस्था की जाएगी जिसमें राष्ट्र की एकता बनी रहे, सबकी एकता बनी रहे, सबको विकास के अवसर दिए जाए, सबको इक्वलिटी के एक बंधन में रखा जाए, सबको बराबर का
वैचारिक ही दिया जाएगा और सब के राष्ट्र की एकता को बनाए रखने वाले बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रदरहुड होगा, यानी सभी जगह भाईचारा का भाव होगा। इसके साथ साथ कहा गया दृढ़ संकल्प हो के आज तारीख 26 नवंबर से 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा, अगर हम देखें तो तिथि भले ही 26 जनवरी से 1950 थी, लेकिन विक्रम संवत जो भारतीय मूल कैलेंडर के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 2006 के अकॉर्डिंग इसे उस तिथि के अनुसार माना जाएगा। और 3 बातें अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, यानी अंगीकृत किया, अंगों में बसा लिया गया, अपने अंगों में पिरो लिया गया। अधिनियमित यानी लिख डाला गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान के अनुसार केवल मौखिक नहीं, ये लिखित संविधान हो गया। और आत्मर्पित कर दिया गया, अपने आप को दे दिया गया, अपने आप को समाहित कर दिया गया। तो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार से भारत का संविधान निर्मित हो गया। अब भारतीय संविधान की देखें तो क्या क्या बातें इसमें से निकल के आती हैं। तो पहली बात तो भारतीय संविधान जो है उसका स्वरूप लचीला व अचल का सामंजस्य है। लचीला क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। और अचल क्यों कहा गया? ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा कि मूल आत्मा में छेड़छाड़ हो जाए, यानी मूल जो प्रेम्बल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप अमेंडमेंट कीजिए, परंतु ऐसा अमेंडमेंट मत करिए, ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जिससे कि मूल तत्व में छेड़छाड़ हो जाए। इसलिए इसे अचल और लचीला का सामंजस्य माना गया है। अब प्रस्तावना में देखें तो 4 भागों में प्रस्तावना बट जाता है। पहला क्या है? सत्ता का स्रोत, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। इसमें सत्ता का सोर्स कौन होगा, किसे प्रमुख में रखा जाएगा? तो सोर्स कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन बोल रहा है? भारत के लोग कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम कह रहे हैं यानी भारत के लोग इसके सत्ता के सोर्स हैं, वही सत्तासीन होंगे। भारत से ही, भारत के लोगों से ही कोई व्यक्ति सत्ता पे काबिज होगा जो कि भारत के संविधान के अनुसार देश का संचालन, देश का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। दूसरा है राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो राज्य सरकार का स्वरूप, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हमारे सरकार का राज्य का स्वरूप होगा। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणों का राज्य होगा। आगे कहा गया हम कैसी न्याय की व्यवस्था करेंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो शासन के लक्ष्य, तीसरा बिंदु कहें तो शासन का लक्ष्य क्या होगा? तो शासन का लक्ष्य होगा न्याय का। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो हम 3 प्रकार के न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। फिर कहा हम यहां पर स्वतंत्रता देंगे। क्या लक्ष्य है? स्वतंत्रता। कैसा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कर दी गई। ये 5 प्रकार से स्वतंत्रता होगा, ये शासन व्यवस्था के लक्ष्य होंगे। अब फिर संविधान को अधिनियमन कर दिया गया, लिखित संविधान है। और लिखित संविधान कब लिखा गया? तो दृढ़ संकल्पित हो गया आज तारीख 26 नवंबर से 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्वों को बड़ी गहराई से और शॉर्ट में चर्चा करने का एक विहंगम प्रयास किया। आशा है कि आपको यहाँ पर बहुत सी चीजें अच्छी लगी होंगी और जाहिर सी बात है कि बेहतर लगा हो। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि हम नए नोटिफिकेशन जो भी है, नया वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। जल्दी मैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स के साथ, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद अब मैं मूल अधिकारों की चर्चा करूंगा, मूल कर्तव्यों की चर्चा करूंगा और बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, बहुत से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स
और रिजर्वेशन, ऐसे बहुत से मुद्दों पर नए वीडियोस के साथ जल्द ही आपके पास प्रस्तुत होगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।